बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है वाई नॉन कोऑपरेशन मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ज़रूरत क्यों थी। अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज में, जो कि 1909 में लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, उसमें उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन केवल भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। अगर भारतीय सहयोग ना करें तो ये शासन एक साल भी चल नहीं पाएगा और स्वराज की प्राप्ति होगी। लेकिन नॉन कोऑपरेशन किस तरह से मूवमेंट बन सकता था? गांधी जी ने कहा कि इसकी शुरुआत हर स्तर पर होनी चाहिए। सबसे पहले सरकार की तरफ से मिली पदवियाँ, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स का बायकॉट होना चाहिए। और यदि गवर्नमेंट सख्ती से काम ले तो पूर्ण रूप से सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाना चाहिए। 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली ने लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए जगह जगह पर दौरे किए। कांग्रेस में कुछ इस बात को लेकर चिंतित थे, वे काउंसिल इलेक्शन का विरोध नहीं करना चाहते थे। सितंबर और दिसंबर के दौरान कांग्रेस में तनाव की स्थिति थी। मूवमेंट को सपोर्ट करने वालों और विरोध करने वालों में सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन अंत में दिसंबर 1920 में एक समझौता हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया। किस तरह से मूवमेंट आगे बढ़ा, किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, किस तरह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने नॉन कोऑपरेशन के आइडिया को स्वीकार किया, आगे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के साथ 1921 में शुरू हुआ। बहुत से सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए इसका मीनिंग अलग अलग था। नेक्स्ट टॉपिक है द मूवमेंट इन द टाउन्स। शहर के मिडिल क्लासेस के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और मूवमेंट शुरू हो गया। हज़ारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए। इसके साथ साथ हेडमास्टर और टीचर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया। मद्रास को छोड़कर सभी प्रोविंसेस में काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया। मद्रास में जहाँ पे जस्टिस पार्टी थी, जो कि नॉन ब्राह्मण्स पार्टी थी, उनका मानना था कि काउंसिल में आने से उनको पावर मिलेगी, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही पहले मिलती थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आर्थिक स्तर पर पड़ने वाला प्रभाव बहुत अलग था। विदेशी चीज़ों का बायकॉट हुआ। लिक्वर शॉप्स मीन जो शराब की दुकानें थी, उनकी घेराबंदी की गई और विदेशी कपड़ा जला दिया गया। विदेशी कपड़े का निर्यात 1921 से 1922 तक आधा हो गया था। मीन्स इसका जो इंपोर्ट था वो कम हो गया था, जिसकी कीमत गिरकर 102 करोड़ से 57 करोड़ हो गई थी। बहुत जगह पर मर्चेंट्स ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करना बंद कर दिया। जैसे ही बॉयकॉट बढ़ा, लोगों ने इंपोर्टेड क्लॉथ्स का यूज़ करना बंद कर दिया और इंडियन कपड़े को यूज़ करने लगे, जिसके कारण इंडियन फर, टेक्सटाइल्स और हैंडलूम्स की डिमांड बढ़ गई। लेकिन शहरों में ये मूवमेंट बहुत से कारणों से धीमा पड़ गया। खादी से बना कपड़ा मिल में बने कपड़ों से महंगा होता था, इसलिए गरीब इसे खरीद नहीं सके। इसलिए वह कैसे इतने दिन तक मिल के बने कपड़ों का यूज़ ना करते। साथ ही ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के बॉयकॉट ने भी समस्या खड़ी कर दी थी। मूवमेंट्स की सफलता के लिए जरूरी था कि अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाए, जिनका आना बहुत मुश्किल है। इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर्स फिर से गवर्नमेंट स्कूल्स में वापस लौटने लगे और वकीलों ने भी फिर से गवर्नमेंट कोर्ट्स को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है रेवेलियन इन द कंट्री साइड। मीन्स किस तरह से जो विलेजेस हैं उनमें ये रिवोल्ट फैला। शहरों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गाँव में फैला। इससे किसानों और आदिवासियों का संघर्ष शामिल था, जो कि पिछले कुछ सालों से पनप रहा था। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया। एक सन्यासी थे जिन्होंने फिजी में बंधुआ मजदूरी की थी। ये मूवमेंट्स तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जो कि किसानों से अधिक पैसा वसूलते थे। बिना किसी मेहनताना के उनके खेत में काम लेते थे। उनसे ज़मीन ठेके पर होने के कारण ठेकेदारी की समय सीमा निर्धारित नहीं थी और अक्सर पैसा बढ़ा दिया जाता था, जिसका सामना किसानों को करना पड़ता था। किसानों के आंदोलन रेवेन्यू कम करने, बंजा मजदूरी को रोकने और अप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स के बाइकआउट का था। कई जगहों पे पंचायत ने नाइयों और धोबियों को भी ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि ज़मींदारों ने उनके साथ भी वैसा ही बिहेवियर किया था जैसा किसानों से। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने भी अवध के साथ लगते गांव में दौरा किया, किसानों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। अक्टूबर में और किसान सभा बनी, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा किए गए। एक महीने में 300 से अधिक ब्रांचें खोली गई और पास के इलाकों में इसका जो प्रभाव था बढ़ता चला गया। इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एक साल बाद कांग्रेस ने अवध के किसानों के संघर्ष को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से ये मूवमेंट बढ़ा, उससे
जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो खुश नहीं थी। 1921 में ताल्लुकदार व्यापारियों पर हमले बढ़ गए, बाज़ारों को लूटा गया और जमा अनाज को कब्जे में ले लिया गया। बहुत से लोकल लीडर्स ने किसानों को बुलाया कि गांधी जी ने कहा है कि किसानों को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ज़मीन को फिर से किसानों के नाम कर दिया जाएगा। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश को अलग तरीके से लिया। आंध्र प्रदेश के गौड़म पहाड़ियों के किसानों का एक ग्रुप बड़ा जो कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली पर आधारित था। ये एक हिंसात्मक आंदोलन था जो कि कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ था। दूसरे इलाकों में अंग्रेज़ी सरकार ने फॉरेस्ट रीजन की घेराबंदी शुरू कर दी थी और किसी भी पशु को चराने, फल लेने और लकड़ी काटने की परमिशन नहीं दी थी। इससे जो आदिवासी लोग थे वो गुस्से से भर गए। उनकी आजीविका ही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने ये महसूस किया कि उनके जो नेचुरलिस्टिक राइट्स हैं, जो आनुवंशिक अधिकार हैं, वो ख़त्म किए जा रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने फोर्सफुली उनसे रोड बनवाए तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और जो उनका नेतृत्व कर रहा था वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी था, वो था जिसका नाम था लोरी सीताराम राजू, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि उसके पास एक ख़ास तरह की शक्तियाँ हैं और वह सटीक भविष्यवाणी करने के साथ लोगों को ठीक भी कर सकता है और बंदूक से निकली गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राजू ने महात्मा गांधी को महान व्यक्तित्व माना और कहा कि वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से प्रेरित है और उसने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए कहा। लेकिन उसके साथ उसका यह भी मानना था कि भारत केवल बल के प्रयोग से ही आज़ाद हो सकता है, बजाय कि अहिंसा के। गौड़म के क्रांतिकारी ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और बहुत से ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की। 1924 में राजू को पकड़ लिया गया और उसको मौत की सज़ा दे दी गई। उसके बाद वह लोकनायक के रूप में जाना जाने लगा। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।